ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ अध्याय 5 हिंदोलन का काला साच। कि हिंदी आंदोलन का ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ 1947 के बाद करोड़ों पाकिस्तानी शरणार्थी भारत में आए। जो लोग सिख और हिंदू पाकिस्तान में रह रहे थे, तो 1947 के बाद करोड़ों की गिनती में इधर आने शुरू हो गए। इन्हें खंडित पंजाब मीन्स पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बसाया गया। कांग्रेस सरकार ने इन्हें एक साजिश के तहत जाट बहुल क्षेत्रों में बसाया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की जनसंख्यिकी डेमोग्राफी को बदला जा सके और जाटों की ताकत को कम किया जा सके। ये जो पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदू अरोड़ा जाटों के एरिया में बसाए गए, जाटों में सख्त नफरत करने वाले लोग थे और पंजाब की सियासत में सर छोटू राम का झगड़ा ही इन्हीं शहरी व्यापारियों से था। भारत सरकार ने इन शहरियों के नाम व लाखों एकड़ जमीनें करवा दी, जिन्हें 1947 के दंगों में यहाँ के मुसलमान छोड़कर गए थे। तो बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट किया गया दोनों तरफ। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि पाकिस्तान में एक लियाकत अली खान कानून लेके आए थे, जिसमें एक था प्यारा मुहाजिर, जो प्यारा या फेवरेबल मुहाजिर था, जो कि बाहर से आके बस रहा था, जो कि नॉन जाट, नॉन गुज्जर, नॉन सैनी, नॉन कंबोज था, उसको उनको बड़ी प्रॉपर्टियां दी गई। उसी तरीके से इधर इंडिया की तरफ इन व्यापारियों को जाट समाज या गुज्जर समाज के क्षेत्रों में बड़ी बड़ी जमीनें दे दी गई। भारत सरकार ने इन शहरियों के नाम व लाखों एकड़ जमीन करवा दी, जिन्हें 1947 के दंगों में यहाँ के मुसलमान छोड़कर गए थे। जबकि पाकिस्तान गए मुसलमानों की इस जमीन पर पहला हक हरियाणा, पंजाब के जाट समाज और दलितों का था, जो जाटों के साथ इकट्ठे रह रहे थे। सो सारे का सारा जिन समाज जो आज ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं, उनका हक बनता था, उनका हक ना देके इन्हें शहरी वर्ग को सौंप दिया गया। इसके अलावा कायदा तो यही कहता है कि अगर रोहतक में जमीन खाली हुई है, तो इस पर सबसे पहला कब्जा रोहतक के ही भूमिहीन किसानों, जो कि दलित समाज से आते, को मिले, ना कि पाकिस्तान से आने वाले गैर किसान शहरी व्यापारियों को। पर वो शहरी व्यापारियों को दिया गया। अगर यह खाली हुई जमीन हरियाणा, पंजाब के दलित या दूसरी समाज को मिल जाती, तो सच्चा भूमि सुधार होता, परंतु कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों के अनुसार तो भूमि सुधार का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसान कबीलों की जमीनें छीनने भर से ही है। पूर्व कमांडेंट हवा सिंह सांगवान ने अपनी पुस्तक, जिसको नेक्स्ट पुस्तक पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, असली लटेरा कौन, के छठा संस्करण 2010 में छपी ये किताब पेज नंबर 212 पर लिखा है कि उत्तर भारत में इन्हें बसाने का पंडित नेहरू का फैसला बिल्कुल अनुचित था, क्योंकि उत्तर भारत में मुस्लिम जाने के बाद भी यहाँ की जनसंख्या का घनत्व बिहार, बंगाल व केरल से बाद अधिक था। अब ध्यान से देखना है कि जब बिहार और यूपी और उधर उधर से मुस्लिम माइग्रेट किए पाकिस्तान, तो उन्हें कहाँ बसाया गया? उन्हें बसाया गया कराची की तरफ। पर जब पाकिस्तान सर की तरफ से ये लोग मूव किए, तो इन्हें बजाय इसके कि उन्हें बिहार, यूपी इधर उधर बसाया जाता, तो उन्हें बसाया गया जाट, गुज्जर, सैनी, इन सब लैंड के ऊपर। और इसका एक और भी घनौना पक्का आपके सामने अभी आएगा, क्योंकि भाई लोग बहुत सारी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो पढ़ते नहीं है, हवाई में बातें नहीं करनी है, हमने एग्जैक्ट जो डाटा है उसके हिसाब से बात करनी है।
इसलिए इनको पूर्व राज्यों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश में बसाना चाहिए था। यहाँ जनसंख्या का घनत्व मीन्स डेंसिटी कम थी। तो अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में ना बसाकर इन शहरी ब्राह्मण बनियों को पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में ये बसाने का जो कार्य कांग्रेस द्वारा किया था, बहुत ही षड्यंत्र के तहत हुआ था, ना कि किसी मैथ या साइंस के तरीके से। सांगवान साहब की बात को आगे जाकर मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम यूएनओ और यूएनएचसीआर के शरणार्थियों से संबंधित कानून पढ़ें, तो इन कानूनों के मुताबिक पाकिस्तान से जो शरणार्थी भारत आए थे, तो पाकिस्तान से भारत में आने भर से ही उनकी पाकिस्तानी नागरिकता नहीं खत्म होती। तो कानून क्या कहता है यूएनओ का? यूएनओ और यूएनएचसीआर का कानून कहता है कि अगर आपको दंगों में या किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में मूव भी करना पड़ता है, तो आपकी सिटीजनशिप कैंसल नहीं होती। तो बेसिकली जो ब्राह्मण बनिए पाकिस्तान छोड़ के भी आ गए थे, उनकी जो सिटीजनशिप थी वो पाकिस्तान की थी। तो उसके तहत जितने भी ये ब्राह्मण बनिए आए थे, उनकी पाकिस्तानी नागरिकता उनके मरने तक बरकरार रही है। कानूनी तौर पर इनको पाकिस्तान भी आज भी उनका देश है, कानूनी तौर पर उनका देश है। इससे अलग ये कानून इस बात की भी जमानत देता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो जितने भी शरणार्थी हैं, वो जब मसला सॉल्व हो जाए, तो वो अपने वापस जगह पे आके अपना कब्जा ले सकते हैं। तो जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम उजड़े थे, वो वापस आकर अपनी जल जंगल जमीन पर बस सकते थे, और जितने भी ये ब्राह्मण बनिए उधर से पाकिस्तान से उजड़े थे, ये वापस जा सकते थे। पर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो आपने समझी है कि कैसे जाट, सैनी, गुज्जर, कंबोज, लोबानों की जमीनों पर इन ब्राह्मण बनियों का जवाहरलाल नेहरू ने कब्जा करवाया। वो बहुत बहुत समझने वाली बात है। इस बात के ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद हैं। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के भगाए हुए जर्मन शरणार्थी वापस गए, और अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत जर्मनी में ना उन्हें सिर्फ कबूल किया, बल्कि उनकी जायदाद भी लुटाई। सो जो यूएनएचसीआर का कानून है, उसके तहत जर्मनी से जो लोग हिटलर की तानाशाही की वजह से छोड़ के गए थे, वो जब जंग बंद हुई वापस गए, और वहां की गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू यूएनओ उनके सभी प्रॉपर्टीज वापस करनी पड़ी। अ, इसके अलग और भी लाखों यूरोपियन शरणार्थी अपने अपने देशों को वापस लौट कर गए। बहुत से लोग जो सेकंड वर्ल्ड वॉर की दरमियान इधर उधर गए थे, वो वापस अपनी अपनी जमीनों पर लौट के आए, ये हमें पता है। रवांडा के टट्सी नस्ल के लोग जिन्होंने कांगो, बुरुंडी, युगांडा और दूसरे अफ्रीकी देशों में पनाह ली थी, वो भी वापस पलट कर गए। रवांडा के जो टट्सी नस्ल के लोग थे, जिन पर बहुत जुल्म हुआ, बहुत ज्यादा उनका कत्लेआम हुआ, जब बिल्कुल सब कुछ सेटल हो गया, तो उन्हें भी हक मिला कि वो वापस जाके अपनी प्रॉपर्टीज पर उन्होंने अपनी जड़ें लगाई। पाकिस्तान में भुट्टो के दमन से बचने के लिए भागे बलूच और पठान अफगानिस्तान में जलावतनी काट कर वापस गए। जिया उल हक के बगाए हजारों पाकिस्तानी उसकी मृत्यु के बाद वापस आए। जब भी उनमें से अधिकांश पनाह लेने वाले देशों के नागरिक भी बन चुके थे, अफगानिस्तान में जंग की वजह से लाखों अफगान नागरिक पाकिस्तान और ईरान पनाह लेने आए। इससे बाद से वो वापस अफगानिस्तान चले गए। तो मतलब जब भी कहीं पर जंग लगती है, तो जो भी शरणार्थी उस देश को तब छोड़कर चला जाते हैं, उनका उस देश की नागरिकता प्लस वहां की प्रॉपर्टी पर पूरा हक बना रहता है। तो ये कानून हमारा आपका या एक देश का नहीं, ये यूएनओ या यूएनएचसीआर का कानून है। यूगोस्लाविया के टूटने के बाद यंगों और खाना जंगी के नतीजों से भागे हुए लोग शांति होने के बाद वहां अपने घर पर लौटे। शरणार्थियों के वापस घर पलटने का सिलसिले में सबसे दिलचस्प मिसाल यहूदियों की है। फिर सोन के उनका राज ना जाने कितने सालों पहले खत्म कर दिया था, पर जब भी वो उजड़ के बिखर गए, जब भी उनको वापस मौका मिला, तो वो वापस अपनी जगह पर आए। इससे अलग दुनिया का शायद ही कोई देश हो यहाँ के लोग मुहाजिर होकर नहीं गए और फिर वापस नहीं पलटे। अंत भारत में भी 1947 में जो ब्राह्मण और हिंदू अरोड़ा शरणार्थी पाकिस्तान से लुट पर आए। उपरोक्त इतिहास और अंतरराष्ट्रीय रेफ्यूजी कानून के मद्देनजर
थोड़ी-सी शांति होने पर उन्हें भी वापस पाकिस्तान ही भेजना चाहिए था। सो जो लोग पाकिस्तान से इधर आए थे उन्हें वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एक्चुअल कानून, और जो पाकिस्तान लोग चले गए थे उनको पाकिस्तान को वापस भेजना चाहिए था, क्योंकि वहां पर उनकी सिटीजनशिप नहीं थी और वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज नहीं थी। लेकिन नेहरू ने ऐसा ना करके यूएनओ के ह्यूमन राइट्स चार्टर की उल्लंघना की। अब ये आप समझेंगे कि ये किया क्यों गया सारा। ये सारे रेफ्यूजी नेहरू के पास जाकर रोए भी थे कि पंडित जी हम तो बर्बाद हो गए, पाकिस्तान के मुसलमानों ने हमें कहीं का भी नहीं छोड़ा, हमारी तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी हवेलियां थी और जायदाद थी, मुसलमान हमारी हवेलियों की दहलीजों पर मिन्नतें मांगते हुए दिन रात बैठे रहते थे और हम उन्हें खूब निचोड़ते थे। ये पंडित नेहरू को इन ब्राह्मण बनियों ने जाकर कहा कि पंडित जी हम तो बर्बाद हो गए, ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। इस पर उसने कहा था ये पढ़ने वाली चीज है। अब हमारे वहां शोषण करने का सिलसिला भी बंद हो गया है। तरवाणु तरहम पंडित जी हमें हमारी हवेलियां वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि नेहरू से कहा था कि पंडित नेहरू जी हमें हम ब्राह्मण बनियों को अपनी हवेलियां वापस चाहिए। इस पर पंडित नेहरू ने इन रिफ्यूजियों को कहा कि वैसे तो यूएनओ और यूएनएचसीआर का दरवाजा खटखटाने से आपको आपकी जायदाद वापस मिल सकती है, लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतरीन चीज देना चाहता हूं। ये नेहरू ने कहा था उन्हें। इस पर जो ये ब्राह्मण बनिए आए थे ने कहा धन्य हो पंडित जी, लेकिन भला ऐसी कौन सी चंगी चीज है। पंडित जी ने जवाब दिया कि देखो भाई, मुसलमानों के जिस एरिया में तुम रहते की कर सके, क्योंकि मुसलमान बोले थे और तुम उस्ताद थे, सही है ना। रिफ्यूजी ने कहा सही गल है। ये थोड़ा पंजाबी में उसने लिखा, क्योंकि उसने बिल्कुल कोटेशन जो की है उस वक्त की जो बातचीत हुई थी नेहरू और उन रिफ्यूजियों के बीच में, उससे कोटेशन की है। तो इसमें थोड़ा पंजाबी लहजा है, तो इसको ध्यान समझें कि उसने कहा कि सही गल है। तो मैं तुम्हें ऐसों लोगों के बीच हरियाणा, जो पंजाब की अंबाला डिवीजन और दिल्ली के ऐसे जाट गुजरों के बीच में बसाऊंगा जो तुम्हारे पाकिस्तान वाले मुसलमानों से भी अधिक मूर्ख हैं। तो ये नेहरू की वर्डिंग है उन रिफ्यूजियों के लिए कि मैं तुम्हें वो ऐसे मुसलमानों और गुजरों के गांव में बसाऊंगा जिन जो मुसलमानों से भी अधिक मूर्ख हैं। इन्हें निचोड़ कर तुम अपनी पाकिस्तानी हवेलियों से भी बढ़िया हवेलियां बहुत जल्दी ही बना लोगे। इनकी कड़वी बोली पर मत जाना, क्योंकि इनमें दया बहुत है और तुम इनकी इसी दयालुता का फायदा उठाना। नेहरू के ये उद्गार सुनकर इन रिफ्यूजियों ने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर बाढ़ में जाए यूएनओ और अंतरराष्ट्रीय कानून फनून, हम तो जाटों और गुजरों के एरिया में ही खामा खा कमा लेंगे। इसके बाद ये अपने अपने रिफ्यूजी कैंपों में लौट गए और रिफ्यूजी कैंपों में जाकर इन्होंने एक दूसरे को लख लख बधाइयां दी कि भारत सरकार हमें जाटों और गुजरों के बीच बसाएगी। जाटों और गुजरों के एरिया में बसने के बाद इन हिंदू ब्राह्मण बनियों ने राजनीति शुरू कर दी, जिसकी सरकार इन्होंने भाषाई राजनीति से की। मीन्स जो जिसको कह सकते हैं कि जो लिंग्विस्टिक राजनीति से शुरू की। भाषाई राजनीति के निम्नलिखित इतिहास पर गौर फरमाएं। अब इसके बाद में लेखकों ने भाषा पर जो लेख लिखे हैं उस पर आपको गौर करना होगा। नोट करें कि संयुक्त पंजाब में 29 जिले और 5 कमिश्नरियां थी। तो 29 जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थी, और 5 कमिश्नरियां थी 1947 से पहले। इसमें 3 कमिश्नरियां लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी, और इसमें पड़ने वाले 16 जिले 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 कमिश्नरियां जो थी वो पाकिस्तान वाले पंजाब में चली गई, तथा जलंधर और अंबाला में 2 कमिश्नरियां और इसमें पड़ने वाले 13 जिले 13 डिस्ट्रिक्ट्स ये भारत में आ गए। अब इस खंडित भारतीय पंजाब में यह समस्या उत्पन्न हुई कि इस पंजाब में किस भाषा को प्रादेशिक राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदी भाषा को दिया जाए जाए या पंजाबी भाषा को दिया जाए, क्योंकि 1947 से पहले तो उर्दू से काम चलता था। लेकिन अब चूंकि उर्दू का दर्जा खत्म हो गया है था, तो पंजाब में हिंदी या पंजाबी का सवाल उठने लगा था।
भारतीय पंजाब की जलंधर कमिश्नरी में पढ़ने वाले लोग अधिकतर सिख थे और उनकी भाषा पंजाबी थी, और अंबाला की कमिश्नरी में पढ़ने वाले अधिकतर लोगों की भाषा हिंदी ही थी। इस समस्या का समाधान पंजाब के अकालियों ने यह किया कि भाषाई आधार पर पंजाबी सूबे का पुनर्गठन हो और पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा मिले, जिससे पंजाब में भाषा का झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन पंजाब में सिखों की इस भावना को झटका तब लगा जब साइन 1951 की सेंसस में पाकिस्तान से आए हुए इन ब्राह्मण बनियों ने गुरु गुलवर्कर, जो वो था आरएसएस का, गुरु गुलवर्कर और आर्य समाज के इशारे पर हिंदी को अपनी मातृभाषा लिखवाया, जिसमें सिखों के पंजाबी सूबे के दावे को कमजोर किया जा सके, जबकि ये ब्राह्मण और बनिए पंजाबी भाषी थे। तो बहुत से लोग नहीं जानते हमारे बीच में बैठे हुए, और कहते हैं कि ये बाद में जब सेंसस हुआ तब उन्होंने हिंदी लिखवाई थी। नहीं भाई, अकेला लाला जगत नारायण तो इस कड़ी का बहुत छोटा और बाद में आने वाला शिकारी था। ये गुरु गोलवरकर और आर्य समाज के प्रभाव से ये काम ये लोग 1951, मतलब के 4 साल, जब 47 से सिर्फ 4 साल बाद पहले भी ये कर चुके थे। इन्होंने जानबूझकर अपनी भाषा को हिंदी लिखवाया। पंजाब में रहकर उनका उद्देश्य केवल यही था कि पंजाब में हिंदू जाटों और सिख जाटों को आपस में लड़वाया जाए और खुद हुकूमत की जाए। इसके चलते पंजाब के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोपी चंद भार्गव बने। इसके बाद 13 अप्रैल 1949 की वैसाखी के दिन भार्गव के स्थान पर लाला भीमसेन सच्चर को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, यहाँ पर पंजाब में जाटों और गुजरों की बहुतायत थी, तो सीएम किसको बनना चाहिए था? जाटों को या गुजरों को या इनके कबीलाई समाज को? पर नहीं, कबीलाई समाज की 54% पॉपुलेशन होने के बावजूद कौन बन रहा है? यहाँ का पहला जो बना था उसका नाम था पंडित ब्राह्मण, जिनकी ओनली पॉपुलेशन 3% है, पंडित गोपी चंद भार्गव। और उसके बाद नेक्स्ट सीएम बनता है लाला भीमसेन सच्चर। लाला भीमसेन सच्चर के कार्यकाल में पंजाब की द्विभाषी समस्या के समाधान हेतु सच्चर फार्मूला बनाया गया, जो कि अकालियों के दबाव में बनाया गया था। इसके अनुसार पंजाबी भाषा क्षेत्र जलंधर डिवीजन में प्रथम श्रेणी से बच्चे 8वीं श्रेणी तक हिंदी पढ़ेंगे, और हिंदी क्षेत्र अंबाला डिवीजन में प्रथम श्रेणी के बच्चे 8वीं श्रेणी तक पंजाबी पढ़ेंगे, ताकि हिंदी भाषी सरकारी ताकि हिंदी भाषी कर्मचारियों को कामकाज के दौरान पंजाबी भाषा में कार्य करने में कठिनाई ना हो, और इसी प्रकार पंजाब क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी जो हिंदी क्षेत्र में स्थानित होकर आए, तो उन्हें हिंदी भाषा में कार्य करने में कोई कठिनाई ना हो। तो समझिए ध्यान से क्या किया था अकालियों ने। जो मांग की थी उसके हिसाब से कि जो हरियाणा की अम्बाला डिवीजन है उसमें पंजाबी पढ़ाई जाएगी, और जो जलंधर डिवीजन है उसमें हिंदी पढ़ाई जाएगी, ताकि पूरा बैलेंस बना रह सके। पर इसके खिलाफ फिर इन लोगों ने क्या किया उसे ध्यान से समझना है। और इसके बारे में यह फार्मूला तुरंत लागू हो गया तथा अम्बाला डिवीजन में पंजाबी तथा जलंधर डिवीजन में 1ली से 8वीं तक हिंदी पढ़ाई जाने लगी। पंजाब में सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, क्योंकि लाला सच्चर और ब्राह्मण भार्गव भार्गव बदल बदल कर मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो क्या हुआ, जहां पर बहुतात में जाट गुज्जर सैनी कंबोज लुबाना है, वहां पर एक बार ब्राह्मण बन रहा है और दूसरी बार लाला, दोनों ब्राह्मण बनिया ने बन रहे थे। लेकिन इस यथास्थिति में बदलाव तब आया जब सन 1957 के चुनाव में पंजाब में प्रताप सिंह कैरों के नेतृत्व में पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी बहुमत में आ गई और वे पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। तो प्रताप सिंह कैरों, क्योंकि वो किसान कबीलाई समाज से आते थे, इसलिए उनका जीतना नेचुरल था, क्योंकि ब्राह्मण बनियों की तो गिनती सारी 3-4% थी। तो वो जब जीत के सामने आए, तो सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो कि जाट समाज से आते थे और हरियाणा क्षेत्र में अपने रहबरे आजम सर छोटू राम के उत्तराधिकारी घोषित किया था, और पंजाबी क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी होने का दावा किया था। सरदार प्रताप सिंह कैरों
जाट समाज का मुख्यमंत्री था, बनना भद्रलोक के निवासियों को रास नहीं आ रहा था। तो ये जितने भी ब्राह्मण बनिए थे, उनको इस जाट का सीएम बनना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, और वे इस जाट को अपदस्थ करने के षड्यंत्र रचने लगे थे। इस षड्यंत्र के सूत्रधार पंजाब के आर्य समाजी ही थे। जो पंजाब के आर्य समाजी थे, वो ही इसको षड्यंत्र को कि ये कभी भी जाट जो है इसको सीएम नहीं बनने देना। ब्राह्मण बनिया बने तो बने, पर कभी भी किसी जाट, गुज्जर, सैनी, कंबोज, लुबाना, इनको कबीलाई समाज के बंदे को हमने सीएम नहीं बनने देना। इस षड्यंत्र के सूरत हाल ओम प्रकाश पत्रकार ने दिल्ली में छपने वाली पत्रिका जाट ज्योति के मई जून 2003 और जुलाई 2003 के अंकों में छपे अपने 2 लेखों में बयान किया है, जो अत्यधिक प्रमाणिक हैं और इस प्रकार है। पाकिस्तान से उखड़ कर आए हिंदुओं ने जल्दी ही अपने आप को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व व्यापारिक ढंग से सुदृढ़ कर लिया था। ये लोग अधिकतर पंजाब, हिमाचल और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बाद हुए। उत्तर भारत में पंजाबियों के नाम से जल्दी ही इन्होंने अपनी एक पहचान बना ली थी। लाहौर में छपने वाली दैनिक समाचार पत्रों में प्रमुख थे दैनिक उर्दू प्रताप, दैनिक उर्दू मिलाप, दैनिक उर्दू हिंद समाचार, दैनिक हिंदी वीर अर्जुन, दैनिक हिंदी वीर प्रताप और दैनिक अंग्रेजी द ट्रिब्यून। पाकिस्तान बनने के बाद ये सब जलंधर, अम्बाला और दिल्ली में छपने लगे। प्रताप, मिलाप, वीर अर्जुन जलंधर और दिल्ली में ये दोनों अलग जगह से छपने लगे। हिंद समाचार और वीर प्रताप केवल जलंधर में ही, तथा द ट्रिब्यून अंग्रेजी अम्बाला से प्रकाशित होने लगा। ये सारे समाचार पत्र उन पंजाबी ब्राह्मणों और बनियों के प्रवक्ता थे जो पाकिस्तान से उखड़कर उत्तरी भारत में बसे हुए थे। अंग्रेजी का द ट्रिब्यून क्योंकि जाट सिखों के ट्रस्ट के माध्यम से चलता था, परंतु उसका संपादकीय स्टाफ और अन्य कर्मचारी लगभग सभी पंजाबी ब्राह्मण बनिए थे, और उसकी आवाज भी उन सब पंजाबी हिंदू पत्रों के साथ ही मिलती थी। और इस प्रकार लाहौर में जब सर छोटू राम के पीछे पड़े हुए थे, उनके शासन को जंगल राज कहते थे। उनके मंत्रियों को जाहल, देहाती, उज्जड़ कहकर पुकारते थे। छोटू राम को छोटू खां लिखते थे। उन द्वारा बनाए गए कानूनों को काले कानून कहकर बदनाम करते थे। और उसी प्रकार यहाँ पंजाब में जब तक श्री गोपी चंद भार्गव तथा लाला भीम सिंह सच्चर मुख्यमंत्री रहे, ये सब उनके राज को रामराज कहकर पुकारते थे। अपने समाचार पत्रों में उनके कार्यकलापों को बढ़ा चढ़ाकर तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। परंतु जब से पंजाब में सरकार प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री जो जाट समाज थे बने, इन्होंने अपना रुख बदल लिया। हालांकि प्रताप सिंह कैरों ने अपने आप को सर छोटू राम और महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी राजनीति की चलाती की आधार पर घोषित किया था, वैसे उनमें ऐसा कुछ नहीं था। हम जानते हैं कि प्रताप सिंह कैरों ऐसे कैलिबर के लीडर नहीं थे, पर सिर्फ और सिर्फ पर क्योंकि सरदार कैरों जाट था, इन समाचार पत्रों ने उन्हें कांग्रेसी ना मानकर केवल जाट ही माना और पड़ गए हाथ धोकर उनके पीछे। उक्त सभी पत्रों में प्रतिदिन प्रताप सिंह कैरों के विरुद्ध संवाद किया लेख लिखे जाने लगे, कालम के कालम भरे जाने लगे और एक तूफान खड़ा कर दिया। दैनिक उर्दू प्रताप और हिंदी और अर्जुन जो दिल्ली से निकलते थे, उनका संपादन करते थे श्री के नरेंद्र, और दैनिक उर्दू प्रताप और हिंदी वीर प्रताप जो जलंधर से निकलते थे, उनका संपादन करते थे श्री वीरेंद्र। उर्दू मिलाप जो जलंधर से निकलता था, उनका संपादन करते थे श्री यश, और जो मिलाप का संस्करण दिल्ली में छपता था, उसका संपादन करते थे श्री रणबीर। तो एक भी बंदा सिख समाज का टोटल जो नया पंजाब बना था, उसमें मीडिया पर काबिज नहीं था। तो मीडिया पर फिर से वही ब्राह्मण बनिए पूरी तरह से काबिज थे। इसी प्रकार मिलाप समूह के मालिक श्री खुशहाल चंद्र खुशखंड महात्मा आनंद स्वामी थे, जो रणबीर और यश उनके पुत्र थे। दैनिक उर्दू हिंदी समाचार के मालिक थे लाला जगत नारायण, जो भीमसेन सच्चर के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री रह चुके थे, तथा जिन्होंने कैरों साहब ने मुंह नहीं लगाया था।
हालांकि इनमें से उर्दू मिलाप जलंधर के संपादक श्री जश को कैरो साहब ने अपनी सरकार में उप मंत्री भी बना रखा था। ये सब आर्य समाजी पृष्ठभूमि के लोग थे। सन 1905 से लेकर सन 1957-58 तक महाशय कृष्ण और उनके पुत्र वीरेंद्र का आर्य प्रतिनिधि सब पंजाब पर एकाधिकार रहा था। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का प्रचार पद या मंत्री पद उनका या उनके बेटों के पास ही रहता था। तो इन सब सबूतों को और इन नामों को पढ़ने से हमें क्लियर कट पता चल गया कि जब पंजाब बनता है तो जब तक भीमसेन सच्चर और ये लाला और ब्राह्मण मुख्यमंत्री और उनके हाथ में ताकत थी, तो जितना भी मीडिया था वो उनकी प्रशंसा कर रहा था। पर जैसे ही ये शिफ्ट होके हमारे कबीलाई समाज की तरफ गई, वोटों की गिनती ज्यादा होने की वजह से कबीलाई समाज में से एक मंत्री मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों बना, जो कि जाट समाज से थे। तो जाट गुज्जर सैनी कंबोज ये सब लोगों का जो नेता बन के सामने आया, तो उसके सब हाथ दौड़ के पीछे पड़ गए। और इसके आगे में जब हम पढ़ते हैं तो उन्हें एक और बात हमें पता चलेगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन्होंने कथा कहानियां बनाई जाट समाज को सिख समाज में या गुजर समाज को सिख समाज से में जाने से रोकने के लिए, ताकि वो वहां पर जाकर बहुत ज्यादा ताकतवर और संगठित ना हो जाएं। ये हम अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार से उत्तरी भारत की पूरे आर्य समाजी पर इनका कब्जा था। यहाँ तक श्री खुशहाल चंद्र गुरशंद महात्मा अनंत स्वामी का संबंध था। वे आर्य प्रादेशिक सभा के पदाधिकारी का मालिक था। आर्य प्रादेशिक सभा के अधीन उत्तरी भारत के सब डीएवी कॉलेज एंड स्कूल चलते थे। तो डीएवी कॉलेज और स्कूल जो थे ये इस बंदे श्री खुशहाल चंद खुर्शंद मतलब के महात्मा अनंत स्वामी के नीचे ही चलते थे। और आर्य प्रतिनिधि सभा जिसके नेता महाशय कृष्ण थे के अधीन उत्तरी भारत के सब गुरुकुल तथा आर्य प्रतिनिधि सभाएं चलती थी। तो मतलब फिर से ब्राह्मण बनियों के नीचे था सारा कंट्रोल। एक तरफ डीएवी कॉलेज, दूसरी तरफ गुरुकुल और आर्य प्रतिनिधि सभाएं, ये सब ब्राह्मण बनियों के कब्जे में थी। पूरे आर्य जगत पर इन दो परिवारों का एक छत्र अधिकार था। एक प्रकार से उनकी हुंडी चलती थी। आर्य समाज पर इनका सिक्का चलता था। इनकी एक समाज पर आर्य जगत अटेंशन में आ जाता था। आर्य जगत के सब साधु महात्मा आचार्य ब्रह्मचारी सब इन्हें सलाम करते थे, नमस्ते करते थे, इनका देश मानते थे, इनके कहने पर जेल जाते थे। तो ये बहुत बड़ा संगठन इन्होंने बना रखा था। और इसमें ये जो ब्रह्मचारी शब्द आया, मैंने कल भी आपको समझाया कि ब्राह्मण बनिए खुद ब्रह्मचारी नहीं बन रहे थे, बल्कि जाट गुज्जर सैनी कंबोज समाज के लोगों को लुबानों को बना रहे थे, ताकि इनकी आबादी पर कंट्रोल किया जा सके। इनको ब्रह्मचार का नकली चूर्ण चटा के इनकी आबादी कंट्रोल कर ली जाए। और ये सब लोग एक इशारे पर आंदोलन करते थे। आर्य समाज के बड़े बड़े सम्मेलन आयोजित करते थे, इनमें इनका गुणगान करते थे, इनके जयकारे बुलाते थे। समाजों में इन द्वारा लिखे हुए पत्रों को सभी आदेश कहकर नतमस्तक हो जाते थे। इस प्रकार से सारे आर्य समाज जगत में साधु संतों के रूप में इनके पास एक बहुत बड़ी शक्ति थी। सन 1938-39 में इस शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग हैदराबाद आंदोलन के रूप में करके देख चुके थे। आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के जाटों को ही माना जाता था। ये लोग आदेश देते थे और जाट लोग फौजी जनरल के आदेश की भांति इनका हुक्म बजाने लगते थे। तो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी जाट समाज। आर्य समाजी जो जाटों के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे थे, पर इनकी सबसे बड़ी ताकत भी जाट समाज था, जो इन आर्य समाजियों के एक इशारे पर सलूट मारने के लिए खड़ा हो जाता था और पागलों की तरह निकल पड़ता था। इसकी एक उदाहरण देंगे। हैदराबाद आंदोलन में जाटों की कुर्बानी से वह आंदोलन सफल हुआ था। जो हैदराबाद में आंदोलन हुआ था वो इन्हीं जाटों ने कुर्बानियां की थी। जैसे कि राम मंदिर बना तो ज्यादातर ओबीसी ट्राइबल समाज ने कुर्बानियां दी थी, और ज्यादातर जो लोगों को जेल हुई थी वो भी हमारे ट्राइबल समाज के लोगों को हुई थी। पर जब मंदिर बन के तैयार हो गया, आज ट्रस्ट में ना एक जाट है, ना एक गुजर है,
ना एक सैनी है, ना एक कंबोज है, ना अहीर है, ना पटेल है। 1-2 एससी समाज से बंदे ले लिए और बाकी सब ब्राह्मण बनिए, इकट्ठे हो लिए और आज बैठकर चून चाटनी खा रहे हैं, जबकि सारी कुर्बानी हमारे ट्राइबल समाज से करवाई गई। इसी तरीके उस वक्त भी हैदराबाद आंदोलन में भी, और उस वक्त तो आर्य समाज ने किया था, तो सबसे ज्यादा जो कुर्बानी दी थी वो जाट समाज ने दी थी। तो जाटों का काम है मूर्ख बनना और वोट भी दूसरे समाज को डाल के ओबीसी समाज को नहीं डालना। मैं जैसे बार बार कहता हूं कि अगर जाट प्रतिनिधि नहीं खड़ा तो आप गुर्जर बरादरी को वोट डाल दो, अगर गुर्जर नहीं खड़ा तो सैनी को डाल दो, कंबोज को डाल दो, अपने किसी और ट्राइबल समाज के बंदे को डाल दो, अपने दुश्मन को मत डालो। ऐसे ही मैं गुजरों को, सैनियों को, कंबोजों को, लुबानों को, अपने अदर ट्राइबल समाज को कहता हूं कि अगर आपका प्रतिनिधि नहीं भी खड़ा तो वोट अपने ट्राइबल भाई को ही डालो, वरना तुम्हारा ये जो ना रुकने वाला ये चक्कर चल रहा है जिसमें आप जमीन, जल, जंगल सब कुछ आपसे छीना जा रहा है, वो लगातार चलता जाएगा, कभी आप उसे रोक नहीं सकते। और ये 1947 की जो मैं हिस्ट्री सुना रहा हूँ, ये अलग-अलग किताबों, सबूतों और इतिहास के माध्यम से हम नामों के साथ पढ़ रहे हैं। प्लीज इसकी तरफ खुद भी ध्यान दें। आर्य समाज के इन समंत शाहों ने सरदार प्रताप सिंह कैरों को अपदरज। होस्ट साहब ये हेलो होस्ट साहब, ऊपर जो शेयर किया इसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, अमित जी, ये ना रिकॉर्डेड है, इसके बाद में हम बात करेंगे उधर चल के ना, एक बार मुझे रिकॉर्ड कर लेने दीजिए चैप्टर, फिर हम जस्ट पूछ करेंगे। रहा था मैं, ऊपर जो मैंने शेयर किया है वही है दयानंद सरस्वती, जो मूल शंकर बिल तिवारी जो मैंने शेयर किया ऊपर, उसी के बारे में बात बिल्कुल कर जी, रहे हैं। बिल्कुल 100% उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अच्छा, षड्यंत्र की, धन्यवाद। जो उसने जाट समाज के खिलाफ षड्यंत्र किया, गुजर समाज के खिलाफ षड्यंत्र किया, हमारे जितने भी बाकी ट्राइबल समाज है उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने सही पकड़ा। इन उन्होंने इन समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रचार, सो आर्य समाजियों ने प्रताप सिंह कैरों जो कि जाट समाज से आ रहे थे उनके खिलाफ साजिश करने के लिए क्या किया, वो ध्यान से सुने। इन्होंने अपने समाचार पत्रों, सभी समाचार पत्रों पर ब्राह्मण बनियों का कब्जा था, उनके माध्यम से एक प्रचार शुरू कर दिया कि पंजाब में बना सच्चर फार्मूला। अच्छा, कह रहे हैं कुछ आधार पे कह रहे हैं, कुछ इसका तथ्य है या कोई किताब विताब है क्या इसके बारे अमित में जी, जो अमित आप जी, कह मैं रहे हैं? 3-4 किताबें खोल के बैठा हूँ, उसमें से पढ़ रहा हूँ सारा ना धीरे धीरे। तो आप एक बार थोड़ा सा माइक बंद रखें, हम क्वेश्चन आंसर दूसरी तरफ चल के जरूर करेंगे। हाँ जी, ਹੁਣ ਥੱਲੇ हाँ, ਉਤਾਰਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿਸਟਰਬ बिल्कुल जी, ਕਰਦਾ। बिल्कुल। उन्हों ਇਹ ਕੀ ਕਰੇ ਫॉलो ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ पोस्ट ਕੀਤਾ दयानंद ਨੂੰ ਤਾਂ हाँ जी, करदा कोई डिस्टर्ब। बात नहीं। आप ना, हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मेरे पास जितना भी इतिहास या सब कुछ है वहां से हम बात करेंगे। प्लीज आप दूसरे रूम में आइएगा, ये रिकॉर्डेड है, सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रचार शुरू कर दिया और पंजाब में बना सच्चर फार्मूला, जिसके माध्यम से हमारे बच्चों पर जबरदस्ती पंजाबी थोप दी गई है, जबकि हम हिंदू होने के नाते हमारी मातृभाषा हिंदी है। जबकि किया क्या गया था, अम्बाला की तरफ हिंदी पंजाबी पढ़ाई जा रही थी और जलंधर की तरफ हिंदी पढ़ाई जा रही थी। ये ना प्रचार करके जानबूझ के कहना शुरू कर दिया कि हम तो हिंदी हैं, हम पर पंजाबी जबरदस्ती थोप दी गई है, इसे हमने नहीं पढ़ना। तो दूसरे क्षेत्रीय फार्मूला, जिसके माध्यम से पंजाब प्रदेश के 2 क्षेत्रों, पंजाबी और हिंदी क्षेत्र में बांटकर सिखों के पंजाबी सूबे की रूपरेखा तैयार कर दी है। यही पंजाब का बंटवारा हो गया तो पंजाब और हरियाणा में उन पंजाबी हिंदुओं का जीना दुर्भर हो जाएगा जो पाकिस्तान से उजड़कर यहाँ बसे थे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा प्रत्यक्ष रूप से, ना सही परोक्ष रूप में, दोनों प्रदेश जटशाही के दायरे में आ जाएंगे। तो मसला के पहले तो किसान कबीलाइयों को खुद में बांटा और बाद में हिंदी पंजाबी का रौला डालना शुरू किया, और उसके बाद में जटशाही, जैसे आज भी होता है जटशाही, कि जाटों ने ये कर दिया वो कर दिया जाटों को, क्योंकि जाट वहां की बहुत बड़ा कबीला है। और जाटों के जो साथी कबीले हैं जिसमें गुजर, सैनी, कबोज, लबाने, तुर्खान, ये सब आते हैं, ये इनके साथ मिलकर उस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। ये सब लोग उनको तोड़ने के लिए, एक दूसरे से झगड़ा करवाने के लिए ये नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने क्षेत्रीय फार्मूले के प्रचार पर तो विराम लगा दिया, परंतु सच्चर फार्मूले को हवा में उछाल दिया, क्योंकि सच्चर फार्मूले के माध्यम से हिंदी क्षेत्र यानी कि हरियाणा के स्कूलों में 8वीं श्रेणी तक पंजाबी पढ़ाई जाती थी। इन्होंने हरियाणा को अपना निशाना बनाया, क्योंकि इन्हें आंदोलन की ऊर्जा तो हरियाणा से ही मिलती थी।
क्योंकि ज्यादातर आर्य समाजी तो हरियाणा में थे। इनका प्रचार था कि विशुद्ध रूप से हिंदी क्षेत्र पंजाबी भाषा क्यों पढ़े, जबकि पंजाब के जलंधर में हिंदी पढ़ाई जाए पर हरियाणा में पंजाबी क्यों पढ़ाई जाए। ये इन्होंने जानबूझकर लोगों को लड़ाने के लिए शुरू कर दिया प्रचार। हरियाणा और दिल्ली में इन्होंने आर्य समाज की बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित की। मार्च सन 1957 से लेकर जब से कैरों पंजाब के पुनः मुख्यमंत्री बने थे, जून सन 1957 तक इन्होंने आर्य समाज में एक खासी गर्मी पैदा कर दी। नारा केवल यही कि हिंदी क्षेत्र पर कैरों ने जबरदस्ती पंजाबी थोप दी, जबकि पंजाबी की पढ़ाई तो सन 1949 से ही थी, यानी सच्चर साहब जब मुख्यमंत्री से तब से ही। पर उन्होंने जानबूझ के जाट समाज के इस मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों को बदनाम करने के लिए यह कहना शुरू कर दिया कि कैरों ने थोपी है। सच्चर साहब के कार्यकाल में ही बशाई फार्मूला बना था, जिसे सच्चर फार्मूले के नाम से याद किया गया। उस समय कोई उन्हें पूछता कि आप पूरे 9 साल क्या करते रहे। 9 साल तक सच्चर जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा तो ये ब्राह्मण बनिया कोई नहीं बोला। पर जैसे ही वो गया और जाट समाज से आए हुए प्रताप सिंह कैरों को टैकल करने के लिए ये अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। पंजाबी कैरों ने नहीं, सच्चर ने थोपी थी। और आप लोगों ने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि सच्चर उनका मुख्यमंत्री था और कैरों किसानों का मुख्यमंत्री था, जो उन्हें कदापि स्वीकार नहीं था। परंतु वे स्वयं अपनी शक्ति से कैरों का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। अंत उन्होंने हरियाणा में जबरी पंजाबी पढ़ाई जाने को रोकने का बहाना ढूंढकर बंदूक हरियाणा वालों के कंधों पर रख दी। मतलब के एक जाट समाज के लड़के के खिलाफ इन आर्य समाजी ब्राह्मण बनियों ने जो बंदूक थी वो भी हरियाणा के जाटों के कंधे पे रख दी। क्या बात है! साजिश और षड्यंत्र करने में इनसे मार कोई नहीं हो सकता। किस चतुराई से हरियाणा के जाटों को खिलाफ कर दिया प्रताप सिंह कैरों, जो कि खुद एक जाट समाज से आ रहे थे। और उसके आगे में हरियाणा के आर्य समाजी, विशेषकर जाट, जो कभी से ही इन पंजाबी आर्य समाजी नेताओं के आदेश पर घुटनों के बल खड़े हो जाया करते थे, उक्त नारे को भी उन्होंने सिर माथे में लगाया और खड़े हो गए लठ लेकर। तो जो हरियाणा के हमारा जाट समाज है, जिसको कि आर्य समाजी पूरा चून चाटनी चटा चुके थे, उसने वही किया जो एक्सपेक्टेड था। जब उन्हें ये नारा दिया गया कि प्रताप सिंह कैरों को गिराना, तो अपने ही भाई को गिराने के लिए वो तैयार हो गए लठ लेके। जून सन 1957 में हिंदी आंदोलन के नाम से एक तहरीक चल पड़ी। आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई। दिल्ली, रोहतक, जलंधर तथा चंडीगढ़ में आंदोलनकारियों को गिरफ्तारी देने के फ्रंट खोल दिए गए। हिंदी भाषा अमर रहे, पंजाबी नहीं पढ़ेंगे आदि नारे देकर लोग गिरफ्तार होने लगे। उत्तर भारत के सभी गुरुकुल, डीएवी स्कूल और कॉलेजों में, मठों और मंदिरों में हिंदी आंदोलन की लहर चल पड़ी। गांव के लोग जत्थों के रूप में गिरफ्तारी देने वास्ते अपने अपने निकट फ्रंटों पर पहुंचने लगे। और सबसे जो बदतमीज बात यहाँ पर पड़ी जाएगी वो मेरे समाज की है। ओके भाई, तुम्हारी भाषा हिंदी नहीं हरियाणवी थी, जिसे हिंदी खा रही थी, पंजाबी उसे कभी भी नहीं खा रही थी, आज भी नहीं खा रही। पर तुमने अपना कल्चर छोड़कर वो ब्राह्मण बनियों का आर्य समाज के षड्यंत्र के तहत नारा मारना शुरू कर दिया कि हिंदी ही पढ़ेंगे, हिंदी ही गाएंगे। तो आज उसका अंजाम ये है कि 47 से लेकर आज तक हरियाणवी भाषा में एक भी उन्हें धार्मिक लहजे से या उस लहजे से तो किताबें छपी होंगी, पर हरियाणा या हरियाणवी कल्चर या हरियाणवी भाषा को ऊपर उठाने के लिए आपको नाम मात्र की किताबें मिलेंगी। कोई किताब नहीं है 47 के बाद जो कि हरियाणा के कल्चर, हरियाणवी भाषा को अलग करने के लिए या उसे ऊपर उठाने के लिए लिखी गई हो। पर जाट तो पागल है, लठ उठा ली और कहना शुरू कर दिया हम हिंदी ही पढ़ेंगे, हम हिंदी ही पढ़ेंगे। जबकि हिंदी से यूपी ये बिहार यूपी की भाषा से जाटों का क्या लेना देना था? उनका तो कोई लेना देना नहीं। पर क्योंकि वो आर्य समाज की चून चाटनी चटा चुके थे, तो उसके लिहाज से उन्होंने हिंदी के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी लोगों के जत्थों की शक्ल में गिरफ्तार होने के लिए आने लगे। गिरफ्तार होने वाले जो आंदोलनकारियों में से ठंडे दिल से किसी ने भी विचार नहीं किया कि असल में वास्तविकता क्या है।
सभी आंदोलन की लहर पर सवार होकर दौड़ने नजर आने लगे। कहते हैं कि किसी गली में कोई कुत्ता भौंकता है और एक अन्य कुत्ता जो दूसरी गली में होता है उसे भी भौंकने वाले की सूरत भी नजर नहीं आती, परंतु वह उसकी भौंक सुनकर ही भौंकने लगता। तो यही हाल हिंदी आंदोलन का हुआ। जिन लोगों का दिल्ली या उत्तर प्रदेश या राजस्थान में ना पंजाबी ना इससे कुछ लेना देना नहीं, वो भी आर्य समाजियों की तहत वो भी उधर आके आंदोलन करने लगे। अगस्त सन 1957 में जब पंजाब में हिंदी सत्याग्रह अपने पूरे यौवन पर था, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों सोनीपत के सर छोटू राम आर्य कॉलेज के प्रांगण में पधारे। बड़ी जबरदस्त भीड़ थी। हिंदी सत्याग्रह नारों का शोर सुनाई दे रहा था। सम्मेलन की कार्रवाई शुरू हुई तो कैरों मुर्दाबाद के नारे भी शुरू हो गए। देखिए, सुनने वाली बात है कि आज भी कभी कभी वो हो जाता है, पहले नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ कि ब्राह्मण बनिया ऊपर ताकत खुसने के बाद जब उनमें से सीट छीन ली गई सीएम की, तो उन्होंने प्रताप सिंह कैरों जो कि एक किसान कबीलाई समाज के बच्चे थे, उनको ताकत से उतारने के लिए उनके ही किसान कबीलाई भाइयों से प्रताप कैरों मुर्दाबाद के नारे लगवाने शुरू कर दिए। ये सर छोटू राम के साथ भी हो चुका है। ये नहीं कि प्रताप सिंह कैरों पहला आदमी था। सर छोटू राम जब ताकत में आए थे तो सर सिकंदर वड्डा कंजर छोटू राम मुर्दाबाद ये वो पहले भी आर्य समाज करवा चुका था। ये कोई पहली बात नहीं थी। पर किसान कबीलाई समाज मूर्ख होता है, ये हमें पता है। ये हमें और भी समझ आता जा रहा है कि अपने बंदे को सीट से उतार कर अपने पर ब्राह्मण बनिए को बिठाने के लिए ये जो आंदोलन है उन्होंने कैसे खूबी से किया, इसका हमें आगे चल के और पता चलता जाएगा। शोर शराबे के बीच ही मुख्यमंत्री भाषण देने के लिए खड़े हो गए। कॉलेज के छात्रों ने कैरो साहब को बोलने नहीं दिया। उन्होंने छात्रों से विनती की कि केवल 2 मिनट बोल लेने दो। छात्र शांत हो गए। कैरो साहब ने खड़े होते ही स्टेज के पीछे की ओर मुड़कर किसी से दैनिक उर्दू प्रताप, हिंदी दैनिक वीर अर्जुन की प्रति मांगी। दोनों पत्रों को प्रतियां हाथों में लहराते हुए बोले, मेरे हाथ में ये अमुक समाचार पत्र हैं। इन दोनों के संवाद किया उस महाशय कृष्ण के लिखे हुए हैं जो इस सत्याग्रह के डिक्टेटर हैं यानी संचालक हैं। वे लिखते हैं, मुझे आज बड़ी खुशी है यह देख करके इस सत्याग्रह के माध्यम से पंजाब का हिंदू और हरियाणा का जाट एक हो गए। सुनने वाली बात है। जाटों को अब पता चल चुका है हरियाणा के जाटों को कि कैसे वो शूद्र बने। ये है वो हिस्ट्री जिसके तहत वो शूद्र बन गए। कैरों साहब बोले कि मुझे बड़ा दुख है यह जानकर कि जिस महाशय के कहने पर मेरे ये पुत्र, क्योंकि उनके पुत्र थे, उनका खून था, मेरे ये पुत्र और मेरे जाट भाई अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, यह महाशय तो उन्हें हिंदू भी नहीं मानता और अपने साथ हरियाणा के जाटों की एकता का माध्यम भी केवल सत्याग्रह को मानता है। तो उसने क्या किया था, देखो, हिंदू और जाट एक हो गए। जाटों को हिंदू नहीं मानता था और सच में जाट हिंदू नहीं थे। तब तक जाट बिल्कुल भी हिंदू नहीं थे। वो हमें बार बार इस बात का पता चल चुका है और आगे भी हमें पता चलेगा कि कैसे उन्होंने इस चीज को मैन्युपुलेट किया। और आप इन पत्रों को पढ़ें, केवल मेरी बात का यकीन ना करें। यदि मेरी बात सच हो तो इस पर विचार भी करें। मैं समझता हूं कि मेरे भोले भाई हैं, दूसरों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। चाचा छोटू राम, वो सर छोटू राम, क्योंकि वो भी जाट समाज से थे तो उनको चाचा कहते थे। चाचा छोटू राम आपको समझाते समझाते इस दुनिया से चले गए कि ए बोले किसानों, अपने दुश्मन को पहचानो। जब आपने उनकी बात नहीं मानी तो अब शायद मेरी भी ना मानो, लेकिन उन महाशय के लिखे की तो मानो कि ये आपके अपने नहीं है और वे आपके साथ अपनी एकता का माध्यम भी केवल एक सत्याग्रह को ही मान रहे हैं। मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं यहाँ चाहूं और जब चाहूं बोल सकता हूं। मेरे पास बहुत बड़ी पुलिस फोर्स है जो आपको चारों तरफ घेरे खड़ी है। मैं उसका प्रयोग अपने पुत्रों और भाइयों के विरुद्ध नहीं करना चाहता, इसलिए बोलने के लिए आपकी सहमति ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। यदि इसका कोई आधार है तो केवल यही है कि ये लोग मुझे मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। और उनकी बात बिल्कुल सही थी कि वो लोग ब्राह्मण बनिए। आज भी ये आवाज बार बार उठाई जाती है पंजाब में, हरियाणा में तो वो लोग ऑलरेडी
कंट्रोल कर चुके हैं, राजस्थान में भी कंट्रोल कर चुके हैं, पंजाब में भी किसान कबीलाई समाज का जितनी देर बंदा रहा ऐसे उल्टे सुल्टे विचार चलते रहे। हालांकि किसान कबीलाई समाज जो है उसकी गिनती 54% है पंजाब में आज भी। तो मुख्यमंत्री जब भी उनका बना कभी एससी का मुद्दा, कभी हिंदू क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो इसके पीछे की अगर हम साजिश समझे तो ये सारी की सारी चालबाजी जो है वो उसी बंदे मूल शंकर तिवारी की साजिश की वजह से है। और उसके बाद में उन्होंने लिखा मेरे खिलाफ इनका यही विरोध है कि चाचा छोटू राम के खिलाफ इनका विरोध था। बिल्कुल वही था, सर छोटू राम के खिलाफ भी उनके वही विचार थे और प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ भी वही थे। यह महाशय कृष्ण लाहौर में चाचा छोटू राम को छोटू खां लिखाता था और उनके बनाए हुए किसानों के हितों में सुनहरे कानूनों को काले कानून लिखकर उनका विरोध करता था। इन्होंने हमेशा चाचा छोटू राम का विरोध किया और आज मेरा कर रहे हैं। फिर कैरो साहब ने सच्चर फार्मूले का विस्तार से समझाया कि यदि 8वीं श्रेणी तक तुम्हें पंजाबी पढ़ाई जाती है तो पंजाबी क्षेत्रों में 8वीं तक हिंदी भी पढ़ाई जाती है, ताकि इधर के सरकारी कर्मचारी उधर बदल जाएं तो उधर जो सरकारी कर्मचारी है वो यहाँ बदल जाएं, उन्हें अपने कार्यालयों में कार्य करने में सुविधा ना हो। फिर यह सच्चर फार्मूला तो मैंने लागू ही नहीं किया, यह तो सच्चर ने किया था और पिछले 9 साल से है, तो इसलिए अब मुझे क्यों कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। ये तो भीमसेन सच्चर लागू करके गए थे। ये तथाकथित हिंदू प्रेस तब तक नहीं बोला क्योंकि सच्चर इनका मुख्यमंत्री था और इनका आपका मुख्यमंत्री मैं हूं। ये मुझे अपने भाइयों द्वारा ही पिटवाना चाहते हैं। हमारा जूता और हमारा ही सिर। 2 मिनट की कैरों साहब पूरा 1.25 घंटा बोले। सरदार कैरों ने ऐसी ऐसी हरियाणा के कई सभाएं की और लोगों को समझाकर आंदोलन की हवा निकाल दी। जब जाट समाज को उन्होंने प्रताप सिंह कैरों ने समझाया तो आंदोलन की हवा निकली। फिर आंदोलन दिन भर दिन मरता ही चला गया और अंत में 31 दिसंबर 1957 के दिन बिना किसी सफलता के बंद करना पड़ा। जनवरी सन 1958 में सरदार प्रताप सिंह कैरों ने हरियाणा के प्रसिद्ध निषिद्ध आर्य समाजी नेता श्री जगदेव सिंह सिद्धांती को अपने पास बुलाया। उधर सिखों के प्रमुख नेता ज्ञानी करतार सिंह जी को बुलाया तथा दोनों को इकट्ठा बिठाया और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब व श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विषय में इन दोनों से पूरी जानकारी प्राप्त की, जिसमें उन्होंने पाया कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और गुरुकुल कांगड़ी के ये सब पंजाब आर्या प्रतिनिधि सभा के अधीन आते हैं। इस प्रकार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली आदि के सब गुरुद्वारे आते हैं और इन दोनों संस्थाओं का करोड़ों रुपए का वार्षिक का बजट है। इन दोनों संस्थाओं पर कभी से शहरी लोगों का नियंत्रण चला आ रहा है, जबकि चुनाव के हिसाब से वोटें देहातियों की अधिक हैं और उन्हें धन भी देहातियों से अधिक देते हैं। सिद्धांती जी बोले, प्रारंभ से ही प्रतिनिधि तो हमारे दिखते हैं, लेकिन नेतृत्व के अभाव से प्रधान और मंत्री हम इन्हीं को बना देते हैं। इस प्रकार उन्होंने ज्ञानी करतार सिंह ने कहा कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम प्रधान बने। हम तो इसे पचड़ा समझकर इन बापों को इन व्यवस्था थमा देते थे कि वरना जत्थेदार तो कभी से ही साढ़े मतलब हमारे दिक बनते रहे हैं। प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि फिर तो शहरी मुझे ठीक जूते लगा रहे हैं। शक्ति तो आप लोगों ने ही उनके हाथों में सौंप रखी है, आप तो खाली उनकी जय बोलने वाले ही हो। इस बैठक का परिणाम निकला कि कैरों साहब की भी आंखें खुल गई और उन्होंने हरियाणा के देहातियों ने महाशय कृष्ण एंड संस से संस्था का अधिकार छीन लिया। ये था बिल्कुल वो बात जिसकी वजह से बाद में पंजाब और हरियाणा बंटता है कि कैसे जब ये जो महाशय कृष्ण एंड सन्स ब्राह्मण बनियों के हाथ से अधिकार पंजाबियों ने आर्य समाज की जो ब्रांचेस थी उनकी छीन लिए। गांव फरमाना के मूल निवासी प्रोफेसर राम सिंह आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधान तथा रघुवीर सिंह शास्त्री मंत्री चुने गए। इस प्रकार जुलाई सन 1958 में
सरदार गुरचरण टोरा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान चुन लिए गए। उस समय से अब तक उपरोक्त दोनों संस्थाओं पर देहाती लोगों का ही कब्जा चला आ रहा है। ये यहाँ तक 1980 और 84 से पहले की बातें हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, पार्ट 5। इसे हमने समझना है कि कैसे जब तक भीम, सच्चर और लाला वो सब बनते थे मुख्यमंत्री आदि पंजाब में, तो इन आर्य समाजियों द्वारा कोई लहर या कोई प्रचार नहीं किया गया। पर जैसे ही और ये सच्चर का फार्मूला था कि जलंधर जो कमिश्नरी है उसमें के लोगों वहां पर 8वीं तक हिंदी पढ़ाई जाएगी और दूसरी तरफ पंजाबी पढ़ाई जाएगी। पर जैसे ही ये प्रताप सिंह कैरों जो कि कृषि किसानी समाज से आते थे, वो मुख्यमंत्री बने, तो जितने भी प्रेस थे, जैसे मैंने सबके नाम बताए आपको, वीर प्रताप और ये वो उर्दू, उनके जो मालिक थे वो सब के सब ब्राह्मण और बनिए थे। जैसे ही प्रताप सिंह कैरों बनता है तो उसके खिलाफ आंदोलन चलाने लगे और उस आंदोलन को हवा देने के लिए हिंदी खेतर जिंदाबाद और फिर वो आग उन्होंने जाके राजस्थान और एमपी और यूपी वहां से लोग आके गिरफ्तारियां देने लगे, सिर्फ और सिर्फ किसान समाज को आपस में लड़वाने के लिए और तोड़ने के लिए। फिर जब रोहतक में जाके सर छोटू राम, जिनको के प्रताप सिंह कैरों चाचा भी कहते थे, वहां पर जब उन्होंने बात रखने की बात की, तो वहां पे जो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उन्हें बोलने देने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने उनसे 2 मिनट दिए, 2 मिनट लेकर उन्होंने कहा कि मुझे एक बार बात रखने दो अपनी। तो उन्होंने जो अखबारों की असल अखबारें थी उनकी न्यूज लाकर दिखाई कि देखो ये कह क्या रहे हैं, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, कि ये कह रहे हैं कि एक बात तो अच्छी होगी और हिंदू और जाट इकट्ठा हो गया। मतलब ये है कि जाट हिंदू नहीं है। अगर हिंदू होता तो फिर वो कहते हिंदू सब इकट्ठे हो गए, पर उन्होंने लिखा था उन अखबारों में हिंदू और जाट इकट्ठे हो गए, तो मतलब जाट अलग है। और आप लोग क्या कर रहे हो, उसने फिर सारा समझाया कि ये जो फार्मूला ये मैंने नहीं, आज से 9 साल पहले सच्चर ने लागू किया था और इसको सच्चर फार्मूला कहते हैं। पर ये ब्राह्मण बनिए जानबूझ के चुप रहे क्योंकि सच्चर जो है वो मुख्यमंत्री है। पर जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना हूं, मुझे डीरेल ये खुद कर नहीं सकते, ना वोटों से ना जूते से, मुझे नहीं कर सकते। पर मेरे खिलाफ, मेरे ही भाइयों को मेरे खिलाफ लट बजाने के लिए इन्होंने तैयार किया है। जब तक सच्चर, जैसे आज खच्चर, सच्चर और खच्चर आपको पता ही आजकल भी खच्चर बना हुआ है हरियाणा का मुख्यमंत्री, जब तक वो मुख्यमंत्री रहा तो ये सारी ताकत जो है उसके पीछे झोंकते रहे। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो इन्होंने मुझे गिराने के लिए, मेरी सरकार गिराने के लिए ये सारा षड्यंत्र हिंदू वाला शुरू कर दिया है। आप लोग मेरे भाई और भतीजे हो, समझो इस बात को। जब उन्होंने बिल्कुल लोगों की आंखें खोली तो ये जो आंदोलन था इसकी हवा निकल गई। पर उसके बाद में जो अगला षड्यंत्र शुरू होता है उसको हम कल के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ब्राह्मण बनिए कृषक समाज के बच्चों को ज्यादा देर ताकत में रहने देते। उन्हें ताकत से गिराने के लिए जो इनका अगला षड्यंत्र था वो हम कल के चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, सबूतों के साथ। और अलग अलग जो किताबें उस टाइम के लोगों की, जहाँ बाद में लिखे हुए लोगों की कही गई हैं, उनमें से अब तो आप लोग आज के इस हिसाब से भी अगर देखेंगे तो फिर आपको बातें क्लियर हो जाएंगी कि ये साजिश और षड्यंत्र आज तक चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे अगर हम नहीं जागे तो। इसी के साथ हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।